राजनीति चमका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के किसान मोर्चा के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के किसान मोर्चा के लोग हैं और जो किसानों के नाम पे राजनीति चमका रहे हैं उनको एमएसपी का एबीसीडी नहीं पता के ख्वाब सपने ले रहे हैं। 4 जून के बाद जब रिजल्ट आएगा तो देखना भाई, मैं आप टाइम स्टार्ट के दर्शकों को बताना चाहता हूँ 4 जून के दोपहर के बाद यानी कई घरों में है ना सन्नाटा छा जाएगा। जयप्रकाश जी को चैलेंज देना चाहता हूँ, 150 सीटों की आप कह रहे हैं, हमारी तो 350 आ रही कम से कम, 400 का तो हमारा टारगेट है और एक सीट के साथ 1 लाख रुपये की शर्त। 150 सीटें आई तो 1.5 करोड़ रुपये जयप्रकाश ले जाएगा और नहीं 1.5 करोड़ के 3 करोड़ दे देगा। बोल मदान मानदा तो बोल चैलेंज है आप मतलब बिल्कुल भी नहीं है जी। जाट तो मैं भी हूँ, सही बात। और जाट बहुत सारे ऐसे हैं जो मोदी जी के फुल फैन हैं। भाई सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल हिसार शहर के अंदर हम बैठे हैं और हमारे पास है ना बीजेपी के नेता बैठे। भाई अलग अलग पार्टी अपना प्रचार कर रही है, तो हम मौका मिला सर से बात करने का कि इलेक्शन का माहौल है वो कभी बीजेपी की तरफ हो रहा है तो कभी कांग्रेस की तरफ हो रहा है। हमारे पास रामफल बुरा जी, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले टाइम स्टार्ट नाउ के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं जानना चाहूँगा, इलेक्शन का माहौल ना बड़ा गर्म और एंडिंग पॉइंट पे आ गया है, तो पार्टी कभी कांग्रेस का जोर हो रहा है, कभी बीजेपी का जोर हो रहा है, लेकिन एक अमित शाह की रैली के बाद ना माहौल पलटा है हिसार के अंदर। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। 4 जून को निश्चित रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में भारत के फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये चीज़ पहले ही डिसाइड हो चुकी है। डिसाइड भारत की जो 140 करोड़ की जो जनता है वो डिसाइड कर चुकी कि देश का प्रधानमंत्री वो केवल नरेंद्र मोदी है और उन जितना काबिल व्यक्ति भारत के इतिहास में नहीं हो सकता। एक बात मैं जानना चाहूँगा, जैसे किसान आंदोलन की बात करें तो अब गांव-गांव में रंजीत चौटाला जा रहे हैं ना, कुछ गाँव में विरोध हुआ है, उस चीज़ के बारे में क्या, क्योंकि किसान है विरोध कर रहे हैं। ऐसा किसान आंदोलन में जो विरोध करने वाले लोग हैं वो किसानों के नाम पे राजनीति चमका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के किसान मोर्चा के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के किसान मोर्चा के लोग हैं और जो किसानों के नाम पे राजनीति चमका रहे हैं उनको एमएसपी का एबीसीडी नहीं पता। उनको वो जो तीसरी फैल लोग हैं वो किसान आंदोलन में बड़ी बड़ी सभाओं में देश की अर्थव्यवस्था किसानों को समझाते हैं और हालात ये हैं, देश का प्लानिंग कमीशन जहाँ से योजनाएं बनती हैं, जहाँ रेट तय होते हैं, CACP जो केंद्र सरकार की मूल्य निर्धारण समिति है, उसके तो वो पार्क के जो पौधे होते हैं बाहर है उनका हाथ लगा के नहीं आ सकते। वो ज्ञान समझाते हैं किसानों को, देश बेच दिया, किसान बर्बाद कर दिए। तो ऐसे लोग जो हैं वो कुछ असामाजिक तत्व भी मैं उनको कह सकता हूँ, वो किसान के नाम पर किसानों को बदनाम करने पर उतारू हैं। देश के किसान के लिए पिछले 70 वर्षों में जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया वो पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसे मैं सर्वे कर रहा था तो वहाँ पे एक व्यक्ति से हमने सवाल पूछा कि बीजेपी का विरोध किसान कर रहे हैं, उसने एक बात कही थी, भाई किसान को तो खेत से टाइम ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये विरोध करने वाले फिर कांग्रेस के वर्कर, बिल्कुल बिल्कुल ये विरोध करने वाले वो लोग हैं जो हुड्डा साहब को ये दिखाएंगे, दिखा हुड्डा साहब हमने बीजेपी वाले काम में रोक दिए, इसलिए नहीं कांग्रेस पार्टी में हमारी चौधर होनी चाहिए, काम ही मारे पूछ के करेगा। ये एक ऐसी टीम है, कुछ लोगों का ऐसा एक गिरोह हर गांव में बन चुका है जो हुड्डा साहब को कांग्रेस पार्टी को दर्शाना चाहते हैं कि हमने बीजेपी वाले गांव में आने से रोके थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी के सर्वे हम और मारी चलनी चाहिए। ये मुंगेरी लाल के ख्वाब सपने ले रहे हैं। 4 जून के बाद जब रिजल्ट आएगा तो देखना भाई, मैं आप टाइम स्टार्ट के दर्शकों को बताना चाहता हूँ 4 जून के दोपहर के बाद यानी कई घरों में है ना सन्नाटा छा जाएगा। एक बात शाम को तोबे चढ़ने वाले नहीं है, देसी में बोलूँ तो मतलब घर मनु का अगर तो कौन सा। हाँ गरिया मनु। एक बात और कि हरियाणा में इस बार किसान आंदोलन थोड़ा कमजोर था जी, बल्कि पंजाब में तो हरियाणा में कुछ किसान गए थे, उस चीज़ की वजह भी क्या? देखिए भाई, अब की बार जो किसान आंदोलन था उसमें क्या था, पंजाब के लोग ज़्यादा थे, हरियाणा के लोग नहीं थे। इनमें भी आपस में है ना यूनियन, इनका फैसला नहीं था। दूसरी बात ये क्या मांग कर रहे हैं, MSP चाहिए,
ये एमएसपी का वो फॉर्म नहीं बता सकते। एमएसपी क्या है? हरियाणा के किसान क्या पैदा करते हैं? गेहूँ एमएसपी मिलती है, बाजरे पे एमएसपी मिलती है, धान एमएसपी पे है, कपास एमएसपी पे है, क्या एमएसपी पे नहीं है? लेकिन उसके बावजूद भी एमएसपी चाहिए। किस चीज़ की एमएसपी चाहिए? तो इसी का मतलब काफ़ी सारे लोग हैं या जिसको किसान हम बोल रहे हैं, उन चीज़ों का प्रॉपर उस चीज़ का पता नहीं होता, लेकिन हाँ। कुछ लोग हैं ना उनके पीछे चल देते हैं। बिल्कुल। तो लोगों को अब मतलब जो कुछ एक राजनीति चमकाने वाले लोग वो गुमराह कर रहे हैं और वो गुमराह हो जाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन किसान को भी ठंडे दिमाग से, और किसानों में भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके समझ में है हाँ कि वास्तव में मोदी जी ने देश के किसानों के लिए कुछ किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बहुत बड़ी स्कीम है, 18 फरवरी 2019 को लॉन्च की थी मोदी जी ने। तो कितना बड़ा फैसला है। कांग्रेस ने तो 10 पैसे नहीं दिए किसान को। एक बात मैं जानना चाहूँगा, जब हम कांग्रेस भवन में गए थे जिस दिन जयप्रकाश जी ने नामांकन किया था, तो हुड्डा जी आए थे जी। हुड्डा जी बार बार ये चीज़ कह रहे थे, भाई विरोध मत करो, रणजीत का विरोध मत करो। अच्छा, एक बात तो विरोध हो रहा है, बीजेपी का भी विरोध करेंगे तो ये समझ लो कि वोट कम हो रहे, फिर हुड्डा जी इस बात से मना क्यों करिए विरोध मत करो? अब इनको समझ में आ गई ना कि आप जितना ज़्यादा विरोध करोगे भारतीय जनता पार्टी उतना मजबूती पकड़ रही है। तो हुड्डा साहब को भी समझ में आ गई, अब जयप्रकाश जी को भी अभी सब शायद समझ में आ गई होगी। और पिछले दिनों ये कह रहे थे कि एक चैनल पे भी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की 150 सीटें आ रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रीमान जयप्रकाश जी को चैलेंज देना चाहता हूँ। 150 सीटों की आप कह रहे हैं, हमारी तो 350 आ रही कम से कम, 400 का तो हमारा टारगेट है। और एक सीट के साथ 1 लाख रुपये की शर्त, 150 सीटें आई तो 1.5 करोड़ रुपये जयप्रकाश ले जाएगा, और नहीं 1.5 करोड़ के 3 करोड़ दे देगा। बोल मदान मानदा तो बोल चैलेंज है आज। मतलब और बोलो, ये देखो भाई, ये चैलेंज हो गया भाई। एक बीजेपी का नेता काफ़ी दिन से लगातार मान देख रहे कि बीजेपी के अंदर एक मजबूत स्ट्रॉन्ग पक्ष है, लेकिन ये चाहे अगर 150 सीटें आती तो जयप्रकाश को भी बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। हाँ, यदि 150 सीटों की शर्त जयप्रकाश लगा तो मैं चैलेंज देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक सीट के 1 लाख, 150 सीटों के 1.5 करोड़ रुपया की शर्त लगाता हूँ मैं। चाहे तो जेपी 1.5 करोड़ के 3 करोड़ दे दियो, नहीं हम मैं दूंगा 1.5 करोड़, 4 जून को शाम ने दे देंगे। और बोलो, अच्छा, ये आप चैनल, ये चैलेंज पूर्ण आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन ये लोग 150 पे सिमट रहे हैं। आप उत्तर भारत में हाफ, साउथ में साफ, ये है वो है। इनका खुद का कांग्रेस पार्टी 230 सीटों पर पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, प्रधानमंत्री के ख्वाब ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में से कांग्रेस पार्टी एक भी नहीं जीत रही। राहुल गांधी जी रायबरेली में हारे हैं, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो काफ़ी सारी वीडियो हमने देखी थी, राहुल गांधी जी ना प्रचार पे नहीं आ रही है। वीडियो हमने देखी, राहुल गांधी जी प्रचार पे नहीं आ रही है, तो कुछ ये भी बाइट आ रही थी कि उसको अपनी सीट बचाने में लगा, वहाँ पे प्रचार कर रहा है। बिल्कुल जी। एक बात और मैं जानना चाहूँगा, जबकि हरियाणा के अंदर ज़्यादातर ज़्यादा ना विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, ये सुनने में आ रहा है। क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर क्या एक तरफा माहौल कांग्रेस तरफ गांवों के अंदर? बिल्कुल भी नहीं है जी, जाट तो मैं भी हूँ। सही बात। और जाट बहुत सारे ऐसे हैं जो मोदी जी के फुल फैन हैं, मोदी जी के फुल समर्थन में हैं, जिन्होंने मोदी जी की और मनोहर लाल की सरकार ने बहुत सारे फायदे दिए हैं, और जाटों के भी समझ में है ऐसी बातें। तो ऐसी कोई बात नहीं कि सारे जाट इनके साथ हैं। हाँ, लगे हैं कुछ लोग जो किसान आंदोलन से प्रेरित हैं, ऐसे लोग जो राजनीति से प्रेरित हैं, ऐसे लोग जो मोदी जी को, मनोहर लाल जी को पसंद नहीं करते, ऐसे लोग विपक्ष की जो भूमिका में थे, वो सभी लोग हुआ मचाए हुए। और जो कांग्रेस की जीत के बड़े बड़े दावा करते हैं, ये कौन कर रहा है? ये जितने ड्रामे जो कर रहे हैं, ये सिर्फ मारले जाट राम कर रहे हैं, जो जीत क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो है वो बड़ा समझदार वोटर है, साइलेंट वोटर है, शांतिपूर्ण वोटर है, और वो समझता है कि हमने, देश के प्रधानमंत्री ने हमारे लिए हर महीने मुफ्त राशन की व्यवस्था की है, आयुष्मान भारत के कार्ड के नाम पर निःशुल्क व्यवस्था की है। कब से लोगों ने कहते कि मैं बाइट कर रहा था कि मेरी माँ का इलाज फ्री हुआ, 1 लाख रुपए बचे, मेरी माँ का इलाज हुआ, तो मैं तो मोदी को वोट दूं। वो भी बड़ी अच्छी चीज। बिल्कुल। बरवाड़ा का एक ऐसा बुजुर्ग है जिसको मैं जानता हूँ, जिसके 2.25 लाख रुपए खर्चा होना था उसके ऑपरेशन पे, पेशाब की थैली में उसके दिक्कत थी। अब उसके बेचारा 2500 रुपया में काम चल गया। तो मोदी जी के गुणगान कर रहा है
कि मेरे इतने रुपये बचा दिए। कैंसर के पेशेंट जिनके कैंसर के इलाज के लिए व्यवस्था नहीं थी, अपने गांव में भी होंगे शायद, तो उनकी इलाज की व्यवस्था की है। और अब तो नहीं 70 साल के बाद चाहे कि कोई भी बुजुर्ग होगा उसका 5 लाख का आयुष्मान भारत का फ्री स्कीम आ रही है। एक बुजुर्ग हमने बात की, एक बुजुर्ग से उन्होंने एक बात कही कि देवीलाल ने ना तनख्वाह बांधी थी बुढ़िया की, नॉर्मली हरियाणा में उसकी बात की, तो बोले मोदी ने किसानों की तनख्वाह बांधी, बोले आगे या बढ़ना भी तो आओगी। बिल्कुल है, वह चीज़ 6000 साल की इसमें अमित भाई कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो एक रोड मैप था खास तौर पर किसान को लेके, भारतीय जनता पार्टी का मिशन था कि हमने किसान के खेत खलियान से लेकर और WTO तक जिस जो भी रास्ते में किसान के रास्ते में किसान की प्रगति में जो भी बाधक है, जो भी मतलब सिस्टम बाधक है, हम उसको सरल करेंगे। और स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट की जो चर्चा किसान भाई आज कर रहे हैं, मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ भाइयों, तो हमने तो स्वामीनाथन कमीशन की ABCD का भी ज्ञान नहीं था। अक्टूबर 2005 में स्वामीनाथन जी ने स्वामीनाथन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट उस समय की कांग्रेस सरकार को पुटअप की थी। 2005 से 2014 तक 9 साल तक केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। आपने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में फेंके रखा। आपने कदे उनसे यूं नहीं कहा, हुड्डा साहब से यूं सवाल नहीं पूछा, हुड्डा साहब स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस ने क्यों नहीं लागू की? हुड्डा साहब रिस्क एंड मैनेजमेंट कमेटी के ऑल ओवर इंडिया देश के प्रधान थे, चेयरमैन थे। तो हुड्डा साहब की जो रिस्क एंड मैनेजमेंट कमेटी जो थी वो सिफारिश करती थी कि 100% खराबे पर आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। यदि पटवारी लिख दा 75% तो 7,500। यदि पटवारी किसी का लिख देता 0.1% खराबा तो उसके 1.5-2 रुपये के चेक हमने लेके प्रदर्शन किए। 2 रुपये भी आए थे। हाँ, 2 रुपये के चेक, 2 रुपये के चेक किसानों को मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें करोड़ों रुपये फसल बीमा के नाम पे नहीं गए हो। करोड़ों रुपये सुल्तानपुर के मेरे पास आंकड़े थे DDA डिपार्टमेंट उसके विभाग के, कृषि विभाग के, जिसमें लगभग 9 करोड़ रुपये सुल्तानपुर गांव में जा चुके हैं। एक उदाहरण है, फॉर एग्जाम्पल। इतने तो और कितने गांव हैं जिसमें फसल बीमा गए। आपने कांग्रेस वालों ने कदे 100 रुपये नहीं भेड़े। 1970 से लेके 2014 तक गेहूं का रेट मिलाइए आप, और जो मोदी जी ने 10 साल में MSP मिला है वो मिलाइए। ये नुका बेरोजगारी बढ़ा दी। एक और मैं जवाब है, ये नुका बेरोजगारी बढ़ा दी। कांग्रेस की सरकार में सारे तहसीलदार लग रहे थे कहीं हैं कि मोदी जी ने आके हटा दिए, बेरोजगार कर दिए। कौन से तहसीलदार लग रहे थे भाई? एक लास्ट वन में उसी टॉपिक पे आना चाहूँगा। ये बीजेपी को इस चीज़ का बड़ा प्लस पॉइंट मिल रहा है, जो भी बच्चे ग्रुप C, ग्रुप D और पुलिस की नौकरियाँ बिना पैसे की नौकरी लगे। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं भाई हमारा तो बारह लग गया, बिना पैसे लग गया। ये बिना खर्ची बिना पर्ची के गरीब से गरीब आदमी, समाज का अंतिम व्यक्ति जो बेचारा जिंदगी में कभी चंडीगढ़ नहीं जा सकता, उसका बेटा नौकरी लग गया। इससे खुशी की बात क्या हुई? और मनोहर लाल जी ने तो इससे भी बढ़ के काम किया। वो काम किया जिसके ऊपर ध्यान नहीं था। 45 साल से ऊपर के जो भाई जिनकी शादी नहीं थी, क्या करना रांडे, उनकी भी 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल जी ने उनका भी ख्याल किया। यहाँ पे है नहीं आसपास के कई जो है बेचारे 45 साल तो ऊपर के, वही होकर गुण गाँव है मनोहर लाल जी के। भाई मनोहर लाल जी आपने तुम्हारी शान रख दी, 60 साल के होंदे होंदे हमें मर लेंदे, तो उन्होंने तो बेचारा ने 3,000 मिलने नहीं थे ना, तो कितना बड़ा काम किया है। सही बात। एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूँगा। जयप्रकाश जी है ना, एक बात बोल रहे थे कि हमारे टाइम है ना खर्ची नहीं पर्ची चला कर दी। उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है, बोल रहे हैं कि पर्ची चला कर दी। उसके बारे में आपकी राय है? पर्ची के ऐसा है, गांव में जो इनके जो चेले चपाटे होते थे कांग्रेस पार्टी के, वो गांव में जाते थे और भाई ऐसा काम करवाना है, हाँ चलो भाई हुड्डा साहब को दौर में लेके चलूंगा, JP दौर में लेके चलूंगा, बोले भाई पीछे इतने लगेंगे। तो ठीक करो जयप्रकाश जी, पर्ची चलती थी उनकी, नीचे नीचे खर्ची भी चलती थी। पर्ची उन तो पर्ची पे कम खर्ची पे ज़्यादा लगाए, वो 90% तो खर्ची पे लगाते थे। 10% जो है ना, यदि 100 नौकरियां होती थी तो वो 90 बेचते थे और 10 बेचारे किसी को मिल जाती, उसका किस्मत थी। तो हमारा चैलेंज है आज आपकी इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, 150 सीटें यदि जयप्रकाश शर्त लगाओ तो 1.5 करोड़ की शर्त अपनी कदे अजय खुले मैदान में, खुला चैलेंज है रामफल बुरा का आज। अच्छा एक लास्ट सवाल है, कितनी वोटों से रणजीत जी हिसार से जीत सकते? कितनी वोटों जीते? हाँ, आपके हिसाब से कितनी वोटों जीत सकते हैं? हमारा कम से कम हम 2 लाख
सबसे अधिक वोटों से लोकसभा का चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखो भाई सीधी सीधी एक तो जयप्रकाश जी को चैलेंज दे दिया है, और दूसरा भाई रणजीत चौटाला है करीब करीब 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं, ये इनके बयान। आप अपनी राय कमेंट में दे देना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी लोगों के पास इस चीज़ की जानकारी है वो पहुंच जाए। मिलते ही नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, सत्यमेव जयते।